उस वक्त तक मामलात किसी भी इदारे के क्लियर नहीं होंगे जब मेरा अपना स्कूल अगर होगा तो मेरे बच्चे अपने स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब मुझे अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है। अगर इनका सिस्टम इतना ही अच्छा है, कोई एक वज़ीर दिखा दें, कोई एक सेक्रेटरी दिखा दें जिसके बच्चे सिंध गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों या सरकारी जामियात में भी पढ़ रहे हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ओन अब्बास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बाय OTS। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका एजुकेशन रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आपकी बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे आज के मेहमान हैं अज़मत ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत भाई, एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जो हैं वो अब प्राइवेट इदारे लेंगे। क्या कहते हैं इस पे आप? उन सब पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक अच्छे टॉपिक पे और अपने इस इदारे में मदऊ किया है, और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई है कि ये एजुकेशन पे आप लोग काम करते हैं, ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि आपने सवाल किया जी कि ये अब सिंध में जो एग्ज़ाम होंगे वो प्राइवेट इदारा लेगा। तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू इसका मुस्बत है कि ये अच्छा है, दूसरा पहलू इसका मनफी है कि इसके बुरे असरात क्या मरतब होंगे। मुस्बत पहलू इसका ये है कि अब जो मैट्रिक होगा या इंटर बोर्ड होगा, इसकी सूरत हाल बहुत बुरी है इस वक्त जो चल रही है, बोर्ड खुद जो मौजूदा सूरत इम्तिहान हाल ले जो रहा है। है। अच्छा, वो क्यों बुरी है? यहाँ चीटिंग होती है, बूटी माफिया, ये सारे बग़ैर इम्तिहान दिए आपको सनद मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। अब अगर ये प्राइवेट हो जाता है इसी सूरत में और यही लोग उसका मतलब इम्तिहान लेंगे, तो ये जो सूरत हाल अभी चल रही है इससे भी मज़ीद दिगरगूं होगी और ये मामलात नीचे की तरफ जाएंगे और सिंध में जो एजुकेशन का लेवल है वो मज़ीद नीचे की तरफ उसका ग्राफ जाएगा। इसका मुस्बत पहलू क्या है? मुस्बत पहलू ये है कि अगर ये जिस तरह से बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो टेस्टिंग कंपनियां हैं, टेस्ट लेती हैं, फिर उसके बाद वो किसी को भी क्लियर करती हैं, इंटरव्यू में जो भर्तियां होती हैं, वो कंपनियां अगर एग्ज़ाम लें फिर तो मामलात बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के ये जो एजुकेशन का लेवल है ये इतना ऊपर जाएगा कि इस वक्त विफाक का फेडरल का जो बोर्ड है वो पाकिस्तान में टॉप पे जा रहा है। यानी माज़रत आपकी बात कर रही है, आपकी मुराद NTS सिस्टम इस तरफ है? NTS सिस्टम, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था कि प्राइवेट, लेकिन NTS को अगर ये दे दें या STS को दे दें, इस तरह की जो टेस्टिंग कंपनी है उनको ये दे देंगे, या सखर बोर्ड जिस तरह से सखर यूनिवर्सिटी का IBA काम कर रही है, उनको अगर ये दे देते हैं सिंध गवर्नमेंट, तो फिर तो आंखें बंद करके ये कहा जा सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में एजुकेशन में हाईएस्ट जाएगी। जो इस वक्त जो है फेडरल या एबटाबाद बोर्ड का सिलसिला जा रहा है वो हाईएस्ट हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, फेडरल बोर्ड की और एबटाबाद बोर्ड की। तो अगर ये उस तरफ चला जाता है तो इसका मुस्बत पहलू ये है कि ये बहुत अच्छा होगा। अज़मत भाई, सिंध के स्कूल, कॉलेज और जामियात, सबसे ज़्यादा मसाइल आपको कहाँ नज़र आए? इन तीनों में तो कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्कूलों की और यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल बहुत बुरी है। कॉलेजों की सूरत हाल इसलिए बेहतर है कि वहाँ सेंसिबल लोग हैं और वहाँ जो स्टाफ ऊपर सेक्रेटरी के अलावा या कुछ लोगों के अलावा छोड़ करके जो स्टाफ है सारा वो टीचर्स पे मबनी है, और वहाँ उनकी यूनियंस और उनकी एसोसिएशंस बहुत तगड़ी हैं। वो तनकीद बहुत ज़्यादा उन पे होती है, अफसरान पे, इंतज़ामिया पे, फिर हाईलाइट वो ज़्यादा होती हैं चीज़ें, तो वहाँ मामलात कदरे बेहतर हैं बनिस्बत यूनिवर्सिटियों के और बोर्ड्स वगैरह के, यानी कि स्कूलों के नीचे लेवल पे बहुत बुरे हालात हैं। नहीं तो कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट, अगर हम बात करें, स्पेशली हम सिंध की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हमने निज़ाम को बेहतर किया है, लेकिन निज़ाम में बेहतरी नज़र नहीं आती। ख़बरें आती हैं, ख़ुद आपकी बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं, तो उसमें जो मसाइल की जड़ है वो क्या है और वो मसाइल हल होते क्यों नहीं हैं? उस वक्त तक मामलात किसी भी इदारे के क्लियर नहीं होंगे जब मेरा अपना स्कूल अगर होगा तो मेरे बच्चे अपने स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब मुझे अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है। सही बात है, यानी मामला अगर ख़राब इनका है। सिस्टम इतना ही अच्छा है, कोई एक वज़ीर दिखा दें, कोई एक सेक्रेटरी दिखा दें जिसके बच्चे सिंध गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों या सरकारी जामियात में भी पढ़ रहे हों, तो हम मान लेंगे कि इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हाईलाइट भी हुई थी कि स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं, बिल्कुल। स्कूलों की हालत ऐसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो अगर वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स ना हों,
फिर तो मामलात बिल्कुल ही ज़ीरो की तरफ चले जाएं। वर्ल्ड बैंक के चूँकि कुछ मामलात हैं वो फंडिंग करते हैं, इसलिए वो रिपोर्ट्स सालाना लेते हैं। जैसे अब IMF हमें कर्जा देने के लिए बहुत सारी शराइत लगा रहा है। इस तरह बिल्कुल जब आपको बाहर मुल्क से एड मिलती है तो वो उसका जवाब भी पूछते हैं आपसे। सही। उसका बड़ा शफाफियत को बरकरार रखने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक या दीगर बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान में बल्कि सिंध में बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं। फिर वो पूछते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट सिंध थोड़ा सा घबरा करके कुछ मामलात को स्कूलों की हद तक सीधा रखती है, सही है। ताकि उनको दिखा सके रिपोर्ट्स में कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग्स हैं, उनमें वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। वो इतनी तवज्जो वहाँ इसलिए नहीं देते क्योंकि शाम में उनको कोचिंग में पढ़ाना होता है। तो क्या इस पे भी हुकूमत की नज़र है? कोई ऐसी कमेटी है जो देखती है कि जो है वो असातिज़ा वहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे? इसकी कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। पहली बात, इस पे मैंने स्टोरी भी की थी, लेकिन बात यह है कि अगर पहले मनफी पहलू को देखते हैं कि इस वक्त सिंध में कोई इदारा ऐसा नहीं है जो कोचिंग सेंटर को रजिस्टर्ड करे, इनकी मॉनिटरिंग करे, तो ये बहुत बड़ा इनकी कोई मसला है, अथॉरिटी ये हो। तो होना चाहिए। ये पूरे सिंध में कोई भी नहीं है। सही। अच्छा, उनसे जब बात करें प्राइवेट स्कूल का जो इनका इदारा है रजिस्ट्रेशन का, उनसे बात करें, वो कहते हैं जी हमारे पास तो सिंध में बल्कि कराची में 7,500-8 हज़ार प्राइवेट स्कूल हैं, हम उनको नहीं देख सकते, उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, उनकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो हम इन कोचिंग सेंटर तो बेतहाशा हैं, इनको कैसे देखेंगे। उनकी बात भी अपनी जगह इसलिए ठीक है कि उनके पास मैन पावर नहीं है। अब 7,000 स्कूलों को इंस्पेक्शन करने के लिए कराची में एक अफसर है। आप मुझे बताएं, वो एक अफसर 7,000 स्कूलों की इंस्पेक्शन कैसे करेगा? यानी ये आप बहुत मुमकिन ही बड़ी नहीं है। बात कर रहे हैं, 7,000 स्कूलों को देखने के लिए सिर्फ एक अफसर। एक अफसर है। अभी जो इसराइल का परचम एक स्कूल में लहराया गया है, हालांकि वो टैबलू पेश कर रहे थे तो उसके अंदर वो आ गया, तो उस स्कूल की अभी तक इंक्वायरी नहीं शुरू हुई। वजह यह है कि इनके पास कोई शिकायत लेके आएगा तो कार्रवाई करेंगे, आज खुद से ये करते ही नहीं है। सही। कि यार हम मतलब एक स्कूल की तरफ जाएं तो 6,999 स्कूल और पड़े हुए हैं, तो एक दिन में ये किसकी तरफ जाएंगे? तो मीडिया में कोई चीज़ हाईलाइट होगी किसी प्राइवेट स्कूल की तो उसकी खैर नहीं है, उसके पीछे पूरी टीम चली जाएगी, बाकी बस अल्लाह ही अल्लाह है। लेकिन ये अज़मत भाई, जिस तरह आपने इशारा किया कि ये तो इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, चलें अच्छी बात है, बच्चे उसमें जाते हैं, सीखते हैं, उनका रिवीजन होता है जो वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्या वजह है कि अभी तक कोई ऐसी कमेटी बनी नहीं कि जो इसकी देखभाल करे? अच्छा, इसका मनफी पहलू तो मैंने बताया आपको, मुस्बत पहलू मैं इसी के साथ रिलेट कर देता हूँ। देखें, अगर इनको भी बंद कर दें, एक लम्हे के लिए आप ये सोच लें कि आपने कोचिंग सेंटर बंद कर दिए, तो वालिदैन का एतमाद है तो वो कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं, ऐसा ही है। उनका एतमाद अगर इतना ही अच्छा होता तो वो ना भेजते, बोलते हमारा बेटा जो है या बच्ची जो है वो 8 घंटे अभी स्कूल में बैठ के आई है, तो अभी 2 घंटे के लिए ट्यूशन में क्यों भेजें? इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूशन सेंटर वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं उन 8 घंटे वालों की बनिस्बत। सही कह रहे हैं। क्योंकि 8 घंटे में बच्चा वो नहीं सीख पाता जो उसको ट्यूशन सेंटर वाला 2 घंटे में। मैं यहाँ ट्यूशन सेंटर के फ़ज़ाइल नहीं बयान कर रहा, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है वो है कि 2 घंटे में 3 घंटे में ट्यूशन सेंटर में वो कुछ सिखाया जाता है जो 8 घंटे में वहाँ वो उस्ताद नहीं सिखा पा रहा। अगर वो उस्ताद इस वजह से नहीं सिखा रहा, और ये बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा होगा या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा तो शाम में कोचिंग चला रहा होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये 20 से 30% इस तरह के केसेस होंगे, बाकी 70% केसेस इससे अलग है। लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, ख़वातीन पढ़ा रही हैं, वो मेहनत करती हैं 2-2.5 घंटे के लिए, वो अफोर्ड कर लेते हैं, तो वो इसलिए इजीली पढ़ा रहे हैं। सही। इस तरह चल रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग तो इनकी ज़रूर होनी चाहिए, इनको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, उसमें हुकूमत को रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा, रजिस्टर्ड करेंगे, ज़ाहिर है उनकी फ़ीस होगी, उनकी सालाना तजदीद होगी, उसमें भी फ़ीस होगी, तो उस तरह से भी फ़ायदा होगा। फिर रेगुलेटरी होगी तो ज़ाहिर है ये भी कहीं ना कहीं अपनी फ़ीसों में कंप्रोमाइज़ करेंगे। सही। वो तो होना चाहिए। हर 5 साल बाद 3 साल बाद आलमी रैंकिंग आती है, उसमें दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कभी 200 होती हैं। पाकिस्तान की जामियात उस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं होती? या कभी हो गई तो एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी शामिल हो गई? या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ये है कि वहाँ जो फैकल्टी रखी जाती है वो बहुत हाई होती है, और उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे पढ़े लिखे बंदे को लेते हैं जो स्टूडेंट को पढ़ा सके, और उसको तनख्वाह भी उसके मुकाबिल दी जाती है। सही। बाकी जमात का मसला ये है कि एक टीचर को आप 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, उसके अलावा उसको कोई सहूलियात हासिल नहीं है, वो सुबह आएगा और शाम को जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि वो 1 लाख रुपया तो मतलब
आजकल चीज़ ही नहीं है। ऐसे जब आप 16 साल 20 साल तालीम हासिल करें, पीएचडी हो जाएं, एक एक रिसर्च आर्टिकल आपको शाया करवाने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये चाहिए। तो एक टीचर जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, वो 20-25 का रिसर्च आर्टिकल शाया करवा देगा, पीछे उसके पास बचा क्या, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। और ये तो जिस माशरे में हम जी रहे हैं, इस माशरे में हर शख्स कहता है बस इतनी की तनख्वाह हुई है, चल गया, हलाल हो गई है। तो नहीं पढ़ाते। जब वो नहीं पढ़ाते, यूनिवर्सिटी आगे नहीं जाती। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ क्यों आगे जा रही हैं? वो हैंडसम सैलरी देते हैं और बंदा दिल लगा के स्टूडेंट पे मेहनत करता है, स्टूडेंट्स को सिखाता है। सरकारी में आप देख लें, कोई भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो सैलरियाँ ही नहीं देंगे। अच्छा, मेरा एक इसी से लिंक करता हुआ एक सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये सिंध में हाल है, पंजाब में, या पूरे मुल्क की जो जामियात हैं, चाहे सरकारी और प्राइवेट, सब में यही हाल है? पूरे मुल्क की जामियात में एक जैसा ही हाल है। अभी हमने कुछ अर्सा पहले हरिपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल लाया था, पिछले दिनों में वहाँ गया, सेम हालत है। हर ज़िले में आपने यूनिवर्सिटी खोल के दे दी है। अब जो यूनिवर्सिटी तालीम दे रही है, कमो बेश थोड़ा सा आगे पीछे करके कोई इंस्टीट्यूट यही तालीम दे रहा होता है और सस्ते दामों दे रहा होता है। स्टूडेंट ने वहाँ जाना है जहाँ उसको फ़ीस कम देनी है। तो आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी में कोई क्यों जाएगा जब एक इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज जो है वो उतनी तालीम दे रहा है और कम पैसों में दे रहा है, तो स्टूडेंट तो उधर जाएगा, दूसरी तरफ तो नहीं आएगा। असल मसला है कहाँ? जामियात तो कहते हैं ना कि असल मसला HEC में है। हाँ, अब मैं यहाँ आना चाह रहा HEC था। थोक के हिसाब से अगर यूनिवर्सिटियाँ ना बनाए, हर ज़िले में ना बनाए, दूर दूर यूनिवर्सिटियाँ बनी हों, उनकी क्वालिटी पे फोकस करें। मैंने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू भी किया था, चेयरमैन HEC का। इसी बात पे फोकस किया कि आपने यूनिवर्सिटियों का तो मामला देख रहे हैं किसी ना किसी हद तक, उनके पास भी मैन पावर नहीं है, वो यूनिवर्सिटियों को नहीं देख पाते। तो नीचे जो कॉलेजेस हैं, ये किस खाते में जाएंगे? इनकी इंस्पेक्शन कौन करेगा? इनकी क्वालिटी को कौन चेक करेगा? मुझे याद आता है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से जब हम हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में गए, तो असातिज़ा ने सर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, यार आपको 5 साल 6 साल पीछे जो आप पढ़ के आए प्राइमरी में, कुछ नहीं पढ़ा, हमें वहीं से पढ़ाना आपको शुरू करना पड़ेगा जो प्राइमरी वालों का हक था। तो अब कॉलेज की तालीम ऐसे है कि वो ऊपर जब यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है तो वो कहते हैं यार हम आप पे कितनी मेहनत करें, तो उनकी रैंकिंग गिरेगी। चेयरमैन HEC ने एक प्रोग्राम में कहा था, टीवी चैनल बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनका कहना ये था कि यूरोप और अमेरिका में जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो एक यूनिवर्सिटी का टोटल बजट होता है, तो HEC का कुल बजट जो है वो उसके बराबर है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से बजट कम कर दिया गया है कि HEC अपनी जो है वो मामलात को सही तरीके से नहीं देख पा रही, या वो जो कहते हैं कि हमारे टीचर्स बाहर ममालिक में जाते हैं, उनको रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए पैसे मिलते हैं, वो नहीं दे पा रही? तो ऐसा तो नहीं है? मेरे ख्याल में उन्होंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शायद बयान कर दिया है। ऐसा भी नहीं है कि इतने जितने अरबों का इनका बजट है किसी एक यूनिवर्सिटी का हो, ऐसे ही अंधेर नगरी भी पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितना बजट हमारा है इतना किसी और अथॉरिटी का हो। चेयरमैन HEC जैसा बंदा अगर आप अपनी सीट खो बैठे एक सियासी पार्टी की वजह से, तो निज़ाम तालीम क्या होगा और उस इदारे की साख क्या रहेगी? वो इदारा क्या पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियों पे कंट्रोल रखेगा कि कोई भी बंदा जाएगा सियासी पार्टी से, अगले को हटा देगा? ये तो उनकी अपनी वर्थ है। अब जब उनकी ये वर्थ है तो वो किसी से पैसा कैसे मांगेंगे, मुझे बताएं। अब जिन वज़रा के कहने पे उनको लगाया गया है दूसरे टर्म में, तो वो क्या उनके सामने जाके बैठ के अपनी HEC को उसका मुतालबा कर सकते हैं कि मुझे इतने पैसे दें? लेकिन वो कहेंगे जितने दे दिए मैं चला ये लूँगा। पोस्ट सियासी तो नहीं होनी चाहिए। इसमें तो आप किसी ऐसे शख्स को लाएं जो तालीमी मयार पे पूरा उतरता हो, जिसके रिसर्च पेपर्स हों, जिसने जो है वो तहकीक की हो, फिर इस पोस्ट पे सियासी पूरे लोग क्यों आते पाकिस्तान, हैं? ये तो सिर्फ HEC का है ना, मैंने जी। बता दिया और इसके एविडेंस है मेरे पास कि वो कैसे सियासी पोस्ट है और उस पर सियासी किसी पार्टी की वजह से, या अमूमन ये होता है कि जिसकी हुकूमत होती है वो अपना बंदा लेके आती है। सही। इसके एविडेंस हैं। ये तो सिर्फ ये इदारा है, बाकी सिंध में कोई बंदा उस वक्त तक वाइस चांसलर नहीं लग सकता जब तक वो हैंडसम रकम आगे सिस्टम को नहीं देता। इस हवाले से आपने खबरें भी बहुत सारी जी, की हैं। पहले आपको पैसे आगे देने, फिर आपको ये कमिटमेंट करनी है कि मैं हर साल या हर बजट के सेमाई पे या शशमाई पे आपको इतने पैसे दूंगा और ये आपके काम करूंगा, ये आपको यकीन दहानी करानी है। अगर आप सिस्टम के बंदे हैं, जो एक इस्तिलाह है सिस्टम, अगर आप उसके बंदे हैं तो आपका निज़ाम डायरेक्ट होगा। अगर आप सिस्टम के बंदे नहीं हैं, नए आए हैं, सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं, तो आपकी दो ऐसे मुस्तनद बंदे जो सिस्टम के हों वो ज़मानत लेंगे जी कि इनको आप वाइस चांसलर लगाएं, हम आपको पे करेंगे। ये सिंध की जामियात के वाइस चांसलर के तकर्रुर का पैमाना है। तो फिर कैसे तालीमी निज़ाम चलेगा? नहीं चलेगा।
बस कभी कभी हम ये जब दोस्त हमसे पूछते हैं यार पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, वह अल्लाह चला रहा है इस तरह अल्लाह चला रहा है, तो ये मामला चल रहे हैं, वरना अच्छा, है हमने ये कुछ देखा नहीं। है जब HEC बनी, हायर एजुकेशन कमीशन, चीज़ें बेहतर हुई, कुछ मामला बेहतरी की तरफ आए। अगर हम इसी तरह PEC, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन कुछ बना दें, तो आपको लगता है कि जो हमारे प्राइमरी के मामलात हैं पूरे मुल्क के और खुसूसन सिंध के, उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें कुछ इनोवेशन लाई जा ऐसी सकती है? अथॉरिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। देखिए डीओ क्या होता है, वो अथॉरिटी है आपके ज़िले का। ज़िले के अंदर जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में असातिज़ा की प्रमोशन होनी है, तब भी वो अथॉरिटी है। उन स्कूलों के अंदर बजट जाना है, तब भी डीओ अथॉरिटी है। उन स्कूलों में तकर्रियाँ तबादले होने हैं, अथॉरिटी। अभी सिंध में भर्तियाँ हुई हैं, 40,000 लोग इन्होंने रखे हैं, भर्ती किए हैं, तो डीओ फुल इंचार्ज था। डीओ ने इंटरव्यू में आपको क्लियर कर दिया तो आप टीचर भर्ती हो गए। अभी ये जो सिंध में हुई है जी। तो अथॉरिटी मौजूद है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हुए हैं, जी। इस डिस्ट्रिक्ट का डीओ जो है वो एक सियासी पार्टी के MNA का या एक वज़ीर का लगाया वो बंदा है। सही। उस पे इतनी इंक्वायरियाँ हुई, मजाल नहीं है उसको हटाए कोई, क्यों? वो उस पार्टी के वज़ीर का बंदा है। तो इस तरह से हर डीओ या जिस तरह से SHO इलाके का बिल्कुल। मनपसंद किसी बंदे की वजह से आता है, इसी तरह डीओ भी किसी न किसी सियासी जिसका उस ज़िले में होल्ड होगा उसकी वजह से आएगा। अच्छा, तो ये आपने आज इसलिए एक बहुत अहम बात की कि हमने SHO कल्चर में तो ये सुना था कि यहाँ भी सियासी ऐसे ही असर-रसूख है, चलता है, यानी ये यहाँ भी तालीम में ऐसे भी ही ये है। चलता है। अब बहुत सारों को मुझे नाम लेने पड़ जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हुए हैं इसका तो आपको भी सही। इल्म होगा कि ऐसे बिल्कुल। ही चल रहा है निज़ाम। हमारे मुल्क में नकल जो कल्चर है वो हमेशा उसके लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं, विजिलेंस टीमें होती हैं, मगर वो ख़त्म नहीं होता। जैसे ही मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते हैं, पहले तो ये होता था कि वो जो हैं वो जिसे हम कहते हैं फर्रे या वो जो हैं बूटी माफिया, वो होती थी, एक्टिव हो जाती थी। अब तो ये होता है, ख़बरें ये आती हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के व्हाट्सएप पे पर्चा आउट हो गया, कभी बायोलॉजी का पर्चा, कभी फिज़िक्स का पर्चा। ये इसकी वजूहत क्या है? इसमें तो लाजमी तौर पे बोर्ड के अंदर के लोग मुलव्विस होंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? आपको एक ज़ाती वाक़या मैं बताता हूँ कि 3-4 साल पहले हुआ ये कि पेपर बहुत ज़्यादा आउट हो रहे थे। जी। तो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि अगर सिंध गवर्नमेंट से ये मामला नहीं संभला जा रहा, उस वक्त चूँकि ये अलग अलग वो थे, तो ये मामला अगर नहीं संभला जा रहा, ये एग्ज़ाम नहीं ले पाते, तो मैं यहाँ से टीम भेज देता हूँ, वो सिंध के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो वज़ीर आला को ज़ाहिर है ये बयान इनको बुरा लगा कि पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम आके आपका इम्तिहान ले लेते हैं, आपके पेपर आउट हो रहे हैं। तो CTD का जो अफ़सर था, उसको वज़ीर आला ने कहा जी कि आप इंक्वायरी करें और इस मामले को देखें कि ये पेपर कौन लीक कर रहा है। सही। अच्छा, मैंने चूँकि स्टोरी दी थी, मुझे पता था कि पेपर कौन लीक करता है। सुबह मैट्रिक बोर्ड से, इंटर बोर्ड से जैसे ही पेपर निकलता है, तो कौन से 2 लोग हैं जो पेपर को वहाँ से निकालते हैं और निकाल करके किस रिपोर्टर को देते हैं या किस प्रिंसिपल को देते हैं, वो आगे रिपोर्टर को देता है और किस रिपोर्टर के पास आता है तो पेपर आउट हो जाता है। ये मैंने खबर दी थी। सही है। तो मुझे ऑन रिकॉर्ड है ये खबर? ऑन रिकॉर्ड है, सही। मैंने शाया की अपने सही। इदारे में। उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि यार जब इतना बड़ा मामला हो रहा है और मैं सिंध में रहता हूँ, यहाँ की रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ के लिए ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसमें अस खुद मुझे जाना चाहिए और मुझे उनको बताना चाहिए, एविडेंस देने चाहिए। जी हाँ, रज़ाकाराना तौर पर। तो सही। मैं CTD चला गया और आमिर फ़ारूकी साहब वहाँ थे, मैं उनको मिला। मेरे साथ एक अफ़सर भी थे इंटर बोर्ड के, तो मैंने उनको कहा जी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं रज़ाकाराना तौर पर आपको ये बता सकता हूँ, ये मेरी ख़बर भी है और मैं इस पे खड़ा हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जो मैं बताऊँगा ऐसे कार्रवाई करेंगे तो बंदे पकड़े जाएंगे, वरना आप फिर ढूंढते रहे। उन्होंने कहा बताएं। मैंने उनको 2 चीज़ें टोटल बताई। मैंने कहा एक ये फ़ोन नंबर है, इसको फ़ोन करें और इसको कहें जी कि आज सुबह आपने ये जो चीज़ लीक की है ये कहाँ से ली थी, तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने पहले कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा आप करें। उन्होंने फ़ोन किया अफ़सर को आपके सामने? मेरे सामने। अच्छा, मैंने उनको ये भी कहा था कि इस फ़ोन के जाने के बाद आपको 9 नंबर से कॉल भी आ जाएगी। सही है। कि आपने ये जो अफ़सर को बुलाया है इसको ना बुलाएं, तो ये फिर आपकी अपनी मर्ज़ी। उन्होंने कहा जो ऐसे कैसे हो सकता है, कॉल कर दी उन्होंने मेरे सामने। तो 5 मिनट के अंदर अंदर उनको कॉल आई कि जी आप बंदे को अपने पास ना बुलाएं, इसको ये सुबह खुद आ जाएगा आपके पास, या जो चीज़ आपको चाहिए आप ऑन कॉल इनसे ले लें। और फेमस बंदा है जिस अफ़सर का मैंने नाम लिया था। उसके बाद ये हुआ कि
उस अफसर को ये चीज़ ज़ाहिर है पता चल गई थी कि वज़ीर आला इंक्वायरी करवा रहे हैं, सीटीडी का अफसर जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, तो मुझे दे देनी चाहिए। उसने कहा जी मुझे फ़लाँ बंदे ने दी। सही है। उसको कहा तेरे पास कैसे आई? उन्होंने कहा जी फ़लाँ रिपोर्टर ने दी है। अब सुबह फिर उन 2 रिपोर्टरों को भी बुला लिया सीटीडी में, सही है। उनसे मोबाइल फ़ोन लिए गए, तो पता चल गया कि कौन लीक करता है। तो वो 2 अफसरान की लड़ाई थी बोर्ड में, एक चाह रहा था कि मैं कंट्रोलर बनूँ, दूसरा चाह रहा था मैं बनूँ। तो जो नहीं बन पाया वो लीक कर देता था, और जो बैठा हुआ था उस बेचारे की सुबकी हो रही थी, और पूरे मुल्क में उसकी बदनामी गवर्नमेंट सिंध की हो रही थी। सही। तो आज तक वो अफसर दोबारा कंट्रोलर नहीं बन सका है, वो जो बनना चाह रहा था। और ये आपकी खबर पे एक्शन हुआ? ये मेरी खबर पे हुआ, और ये मैं आज आपके सामने इसको रिकॉर्ड में ला रहा हूँ कि ये बिल्कुल। मैंने बताया था कि यार सही, ये सही। करें, और वो एक आध दिन में वो इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, और आज तक आप ये देखें कि वो अफसर हम्म। अरबा रुपए, मतलब उसने 2-3 अरब रुपए की पेशकश भी की है कि मुझे कंट्रोलर लगाएं इंटर बोर्ड का, नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। सिर्फ इस वजह से कि यार उसकी वजह से सही। गवर्नमेंट सिंध की सुबकी हुई है, तो आपने यूं पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत सारी आपने एक्सक्लूसिव जो हैं वो न्यूज़ की, और बहुत बड़े कराची के अखबारों के लिए कोई ऐसी खबरें जो आपको, जैसे भी आपने एक शेयर की कि जिस पे एक्शन हुआ, और ये जो एक्शन हुआ ये आवाम के फ़ायदे के लिए, कि जो एक पेपर लीक हो रहे थे और एक नुकसान हो रहा था बच्चों का, कोई ऐसी खबर जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा आपने काम किया हो, वो आप शेयर करना चाहें? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिन पे एक्शन भी हुए, तो हम देखते जिन रहते हैं पे आपकी। एक्शन तो खैर बहुत सारी, जो जब बड़ी चीज़ आप करते हैं हम्म। तो एक्शन उनसे होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि कराची इंटर बोर्ड में इसी तरह का इशू चल रहा था कि जी पेपर लीक हो रहे हैं, या बग़ैर पेपर दिए आपके डिग्री आपको मिल जाती है। हम्म। तो इस पे हमने काम किया, और बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़वा दिया हमने जिन्होंने पेपर दिए ही नहीं थे और उनकी डिग्री जारी हो गई थी। अच्छा। और इसके अलावा उर्दू यूनिवर्सिटी में इस तरह का स्कैंडल लाया था हमने कि लोगों ने पेपर नहीं दिए और उनको डिग्रियां जारी हो रही हैं। सही। तो उसमें ये हुआ कि वो अभी भी केस एफआईए में चल रहा है, नैब में भी चल रहा है उनका। तो वो बहुत सारे, मतलब सैकड़ों डिग्रियां ऐसी थी कि जो वेरीफाई की गई और उनको कलअदम किया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसे अफसर को वाइस चांसलर की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जो 3 लोग नाम उनके भेज दिए गए थे। मैंने उसका स्कैंडल सामने लाया, मैंने कहा जी ये बंदा तो यूनिवर्सिटी का 6 करोड़ रुपए खा के बैठा हुआ है, और सही। बाहर मुल्क से, बल्कि एक मुल्क ऐसा भी है कि उसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है इस वजह से कि आइंदा इनको फंड नहीं देने, ये लोग फ्रॉड करते हैं। तो वो बाहर से पैसा आ रहा था, और ये जाके क्या करता था कि फ़िशिंग का, मतलब किसी का भी कोई फ़िश फार्म है उसके बाहर अपना बैनर लगाता था, तस्वीरें बनाता था, बना करके देता था जी ये हमने आपने जो पैसे भेजे हमने ये काम कर दिया, सही। और मशीनों की तस्वीरें बना के भेज देता था, और ये सिर्फ कागज़ों में काम कर रहा था, और 6 करोड़ रुपए इसने हज़म कर लिए थे। और ये इंक्वायरी हुई, उसमें भी ख़ुद को क्लियर कर लिया मैंने, फिर वो सारे एविडेंस लगा के ख़बर छाप दी। तो इस तरह से वो अफसर वाइस चांसलर बनने से रह गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है कि हमने एजुकेशन के लिए कुछ किया है। नहीं, आपने तो बहुत कुछ किया। अच्छा अजमत भाई, जैसे हमने शुरू में अपने इंटरव्यू में बात की कि जो पंजाब के स्कूल हैं वहाँ पे सिस्टम बहुत बेहतर है, और कहा जाता है जैसे कराची में और सिंध में भी जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो जो टीचर्स हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन वहाँ पे जो मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया और मुझे बताया मेरे खुद कज़न ने, कि वहाँ पे जो टीमें आती हैं छापा मारने, उनके पास ये होता है कि मोबाइल होता है और उसमें कैमरा जो है उनका ऑन होता है। वो डायरेक्ट क्लास में आते हैं, वो दिखाते हैं क्या लेक्चर चल रहा है, वो बच्चे से पूछते हैं, वो टीचर से पूछते हैं कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, और अगर वो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए तो फिर उनको या तो मुअत्तल करते हैं या जो भी उनकी सज़ा का तरीक़ाकार हो। ये चीज़ सिंध में कब आएगी? पंजाब में इतना अच्छा सिस्टम है कि मतलब आप कभी-कभी तो ये मैंने जब ये सुना था और मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने जाके, अभी मैं मरी गया हुआ था तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ इतना अच्छा सिस्टम है कि आपने अपना तबादला कराना है, जी। और आप ई पोर्टल उनका बना हुआ है, जी, जी, उसके मैंने अंदर जाएँगे सब ऑनलाइन कर और दिया आप हुआ लिख देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस-किस जगह पे मैं जा सकता हूँ, कहाँ सीटें खाली हैं। है। और आप आराम से वहाँ देंगे, आपको किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दरख्वास्तें देने की ज़रूरत नहीं है। उसी में जाके लिखें, रीज़न लिखें, अपना पूरा एड्रेस, सारी चीज़ें लिखें। जैसे ही आपका नंबर आएगा और आप खुदकार सिस्टम के तहत आपका तबादला होगा, नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा और आप वहाँ पे जाएँगे और जॉइनिंग दे देंगे। इतना आसान सिस्टम। सिंध में क्या सिस्टम है कि आपकी फ़ाइल चलेगी, उस पे कुछ 100 चिड़ियाँ बिठाई जाएँगी, दस्तखत किए जाएँगे 100 बिल्कुल। के करीब। ऊपर जाएगी फ़ाइल, फिर नीचे आएगी, और अगर आपने पैसे नहीं दिए
तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा और आपका तबादला नहीं होगा, और आप पैसे दे देंगे तो आपका तबादला हो जाएगा। ये तो पंजाब का और यहाँ का सिंध का डिफरेंस है। आप इस्लामाबाद की फेडरल बोर्ड की देखें, फेडरल बोर्ड कम से कम सालाना 3.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेता है। सही। जो कि पाकिस्तान में 2 मिसालें हैं, बल्कि 3 मिसालें हैं। एक मिसाल तो है कराची की, कि यहाँ के बोर्डों में सालाना 3.5 से 4.25 लाख स्टूडेंट होते हैं। या वफाकुल मदारिस की है कि वहाँ पे 5.5 लाख के करीब सालाना लोग इम्तिहान देते हैं। एक ही वक्त में एक ही पेपर पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है। यहाँ एक ही वक्त में 3.5 लाख बच्चे सिर्फ कराची में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। फेडरल बोर्ड के तहत 3.5 से 4.25 लाख स्टूडेंट एट अ टाइम पूरे मुल्क में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। और अब उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये सिस्टम ले आए हैं वो कि आपका बच्चा इम्तिहान देगा, उसके आधे घंटे बाद उसकी जो MCQs के मार्क्स होंगे वो पोर्टल पे आ जाएंगे, उसको पता चल जाएगा कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया सबका जितने रिजल्ट। बच्चों ने, जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुकम्मल रिजल्ट आएगा, टॉपर्स की जवाबी कापियाँ वेबसाइट पे डाल दी जाएंगी। अच्छा। और बाकी स्कूल के जितने बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनकी कापियाँ खुदकार सिस्टम के तहत जवाबात लगे हुए, उसकी मार्किंग हुई, वो स्कूल को भेज दिए जाएंगे, ताकि स्कूल देख सके कि उसके किस बच्चे ने किस सवाल का क्या जवाब दिया। मतलब ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड अभी कर रहा है और लेके आ गया है। बल्कि मुझे उन्होंने बताया कि हमने 2 पेपर का पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये सिस्टम भी करके देख लिया कि यार कैसा होता है, यानी शफाफियत कायम रहे। इतनी शफाफियत। सही सही। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि अब सिंध गवर्नमेंट या कोई भी और इदारा इस तरह का सोच भी सकता है। तो अगर ये इस तरह, अच्छा इसमें नकल का 0% है। मतलब आपके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, सही बात है, और आपने क्लिक करना है सारी चीज़ों को, आप कहाँ नकल करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप, अच्छा उन्होंने कहा कि मैं 2 साल बाद किताब अलाउ कर दूंगा कि आप किताब लेके आएँ, ओपन बुक पेपर जो होता है। सही। आप किताब लेके आएँ, उसमें से मुझे पेपर नकल मार के दिखा दें। मुमकिन ही नहीं है। मतलब ये होते हैं वो लोग जिन्होंने किसी सोच के तहत, किसी फ़िक्र के तहत अपने सिस्टम को, अपने इदारे को बेहतर किया होता है। अभी आपने वफाकुल मदारिस की बात की, पाकिस्तान में चलने वाले जो मदारिस हैं उन पे भी आपने काफ़ी खबरें की। वो अपना निज़ाम बहुत तेज़ी से बेहतर कर रहे हैं। वहाँ पे साइंस की तालीम भी दी जा रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी की तालीम भी दी जा रही है। ख़ुद ये OTS भी जो है इनका भी एक मदरसा चल रहा है, वहाँ पर बच्चों को जो है तालीम दी जाती है। उस हवाले से आप क्या बताएंगे, किस तरह की तालीम दी जा रही है और वो लोग कितनी तेज़ी से जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं? वफाकुल मदारिस ने इस साल ये तब्दीली की है कि वो एडमिट कार्ड जो जारी करते थे जी, उन्होंने सिस्टम कर दिया कि मदरसे वाले जाएं, अपना कोड डालें और अपने बच्चे का एडमिट कार्ड वहाँ से निकाल लें। इससे पहले ये होता था कि यहाँ से बंच जाते थे पूरी फॉर्म्स के, और वहाँ से फिर बंच बन के आते थे और उसमें फ़िज़िकली आपका एडमिट कार्ड होता था। और वो ये उन्होंने पहली दफ़ा किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पैसे को भी बचाया, वक्त को भी बचाया, और वो उन्होंने पोर्टल सिस्टम पे आपको एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड ये आपको मुहैया कर दिए। सही। बहुत ही शफाफ निज़ाम है उनका। आज तक 1 केस या 2 केस ऐसे होंगे जो नकल के पकड़े गए हैं, नकल का तसव्वुर भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो नकल को गुनाह समझते हैं, जुर्म से पहले वो उसको गुनाह समझते हैं। और उनको ये तो है कि यहाँ पे अगर आप नकल करते पकड़े गए तो फिर आपका 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। वो इसको गुनाह समझते हुए सोच भी नहीं सकते कि मस्जिद के अंदर चूँकि उनके इम्तिहानात होते हैं ज़्यादातर, तो वो ये सोचते भी नहीं है कि यार हम मतलब अंदर नकल लेके जाएँ या कोई पुर्जी लेके जाएँ, कोई किताब, तसव्वुर भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादा सिस्टम, चूँकि ज़्यादा किताबें अरबी में होती हैं और वो आप कहीं छुपा के भी नहीं लेके जा सकते। सही बात है। तो उनका तो निज़ाम बहुत अच्छा है। पिछली हुकूमत में हमारे वज़ीर थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने कहा कि मुल्क में जो मास कम्युनिकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको बंद होना चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा जो हैं वो तालिब इल्म निकल रहे हैं, सहाफ़त की जगह कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो सहाफ़त पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है? क्योंकि ख़ुद आप भी जो हैं वो आपने एजुकेशन रिपोर्टिंग की है, या जगह बनानी पड़ेगी, या जो लोग अभी मास मीडिया या जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन किया और कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन से अब मैं MPhil कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की ये जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, इनमें तो कम से कम वो नहीं पढ़ाया जा रहा कि आपने मास कम्युनिकेशन किया और आप बाहर निकले, आपको नौकरी मिल गई। ऐसा नहीं। सही। आपको नौकरी तब मिलेगी आपको कुछ आता होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो आपकी फील्ड में काम आए। ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाया जा रहा है जी, रेडियो सबसे पहले किसने ईजाद किया था?
ये तो अखबार में नहीं पूछा जाएगा, ये टीवी चैनल में इसका कोई वो नहीं है कि बिल्कुल किसने ईजाद किया था या किसने नहीं ईजाद किया था। भाई अब आप पढ़ाओ कि आप एडिटिंग कैसे करोगे वीडियो की, बिल्कुल आप रील्स, अब का टाइम आ गया, वीडियो से भी आगे की चीज़ें आ गई हैं, ऐसे ही है। शॉर्ट्स आ गए हैं। तो किसी कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त यूट्यूब कैसे बनता है, नहीं कैसे पढ़ा रही। वीडियोस बनाई जाती हैं, कौन सी वीडियोस चलती हैं, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। जी फरां की थ्योरी क्या थी, वो क्या कहते थे मीडिया के बारे में, कितना झूठ बोलो तो वो सच लगेगा, कितने % जो है उसमें झूठ की इमेजेस होनी चाहिए। भाई ये थोड़ी पूछा जाएगा। सुर्खी कैसे बनती है, रॉ मटेरियल जब साफ़ी देता है या कहीं से कोई खबर आती है तो वो सब एडिटर कैसे उसको सबसे अहम खबर को ऊपर लेके आता है, सबसे मुख्तसर को नीचे लेके जाता है, जो गैर अहम चीज़ होती है। ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। जी जब मैंने तो खैर जर्नलिज्म की है साफ़त में आने के बाद कि सही, यार जब मैं साफ़त कर ही रहा हूँ तो जाके थोड़ा सा इसकी डिग्री पे ले लूँ। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने जाके पढ़ लिया और मुझे चीज़ें पता थी तो कर लिया। वरना जो अभी लोग पढ़ रहे हैं ना जी जी मास कम्युनिकेशन, उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती? इस वजह से नहीं मिलती, उनको कख नहीं आता, पता सही। ही नहीं है उनका कि यार दफातर में होता क्या है, चाहे वो अखबार में चले जाएं या टीवी में चले जाएं। यानी कि वो स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम पहले 4 साल की डिग्री पूरी करें, उसके बाद फिर हम कहीं इंटर्नशिप करेंगे तो फिर हमें नौकरी मीडिया में मिल कम से कम ऐसा नहीं है। नहीं है। बहुत बड़े एक राइट कॉलम निगार पाकिस्तान में गुजरे हैं, जंग अखबार में लिखा करते थे, वो मैट्रिक फेल थे और बहुत बड़ा नाम था। सही। अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम था, मैट्रिक फेल थे, साफियों के उस्ताद थे। सही। तो साफ़त करना ये बाकायदा डिग्री से कोई मशरूत नहीं। हाँ डिग्री आपकी हो तो आप इंटरनेशनली किसी मीडिया चैनल में इजीली आपका काम हो सकता है जब आपको साफ़त आती होगी तब, वरना सही। नहीं। वरना अभी जो जितने भी बाहर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं, उनका सिस्टम ये है कि उनके पास डिग्री है और साफ़त भी आती थी तो उनका काम वहाँ पे हो गया। बिल्कुल। और अब तो वन मैन शो है कि वो खुद ही बंदा कैमरा लगाता है, खुद इंटरव्यू लेता है, खुद एडिट करता है और अपने कराची यूनिवर्सिटी की एक बहुत मारूफ ये एकेडमिक सिलसिला है कि वहाँ पे एक चेयरपर्सन गुजरे हैं, चेयरमैन, उन्होंने ये कोशिश की थी कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने मुखालफत की कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ बैठा हुआ था कि कब किसी को क्या पढ़ाना है और बस निज़ाम चलेगा। तो नया सिलेबस आएगा तो यकीनन पढ़ाने वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, सही बात है। और इस उम्र में वो पढ़ेगा तो उसके बच्चे कहेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको सुबह पढ़ाना। तो इसलिए उन्होंने मसाइल हो अपनी जाते सुबकी हैं। समझी और लकीर के ऊपर लकीर बिठाते हुए सिलसिला चल रहा है। सही। अजमत भाई आपकी 2 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, और अब तीसरी किताब आपकी कब आ रही है? पहली किताब मेरी आई थी जब मैं 2011 में 10 में अरफा करीम पे मैंने लिखी थी। उससे पहले जब मैं यूथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में था, यूथ पार्लियामेंट एक बनी थी पाकिस्तान में, आपको याद होगा, फिर उसका अगला वर्जन आया था यूथ सेनेट, तो मैं उसमें था। और उसमें जो हमारा हन्नान अली अब्बासी थे, जी जी जो उसके सदर थे, तो उन्होंने ये किया कि एक किताब लिखी थी जिसमें अरफा करीम का इंटरव्यू किया था। सही। पूरी किताब मैंने पढ़ी थी। तो वैसे मैं चूँकि जब डिटेल में इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे इस बच्ची से उनसियत हुई कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और जब वो बीमार हो गई तो टीवी चैनल्स में बहुत ज़्यादा कवरेज दी। फिर वो एक दिन हुआ कि वो बहुत ही कम वक्त के अच्छा, बाद आपकी ये वो मर किताब गई। उसकी बीमारी से पहले आपने की नहीं, थी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो जी। उस पे जब बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज हुई तो उस वक़्त फिरदौस आशिक अवान मिनिस्टर थीं और उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस पे किताब लिखवाएँगे सरकारी सतह। तो वो किताब आज तक फिरदौस आशिक अवान या हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं ला सकी। तो मुझे चूँकि शौक़ था तो मैं उसकी हर खबर पे नज़र रखे हुए था, कब क्या हो रहा है, कौन बंदा क्या लिख रहा है उसके बारे में। तो वो सारा कुछ मैंने कंपाइल किया और मैंने फिर वो 1 महीने के अंदर वो किताब लेके आ गया था। तो पहली सही। किताब तो मेरी तब आई थी 11 में। फिर उसके बाद चूँकि जिस अखबार के साथ मैं बस्ता था, फिर मैं वहाँ रिपोर्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सका। तो अभी जब मैं 1 साल पहले वहाँ से नौकरी छोड़ के आया तो मैंने फिर जो मेरे आर्टिकल्स थे, जी, जी। मज़ामीन थे, उनमें से 10-12 मज़ामीन वो थे जो मैंने मुख्तलिफ़ मुकाबलों में लिखे हैं और मैंने विन किया है। सही। तो उनको भी मिला करके फिर मैंने सेकंड किताब जो अज़मत नामा वॉल्यूम 1 है, वो मैंने की है। अब सही। तीसरी किताब मेरी वो आएगी जिसमें मुआशरे के उन लोगों का ज़िक्र होगा जिन्होंने कोई अछूता हुआ काम किया है, कुछ अपने कद से बढ़ कर के काम किया है। मसलन मैं आपको एक मिसाल उसमें ये देता हूँ जी। कि कराची के अंदर एक ऐसा शख्स है जो ब्लाइंड है, लेकिन आप उसके सामने कोई ख़राब गाड़ी ले जाएं और उसके सामने ब्रेक लगाएं, अच्छा। वो नाबीना शख्स
आपके पास आएगा, आपको पहले तो 20% उसी वक्त बता देगा कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या है। अच्छा। उसके बाद चाबी लेगा, ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, वो चेक करेगा और आपको 60% तब बता देगा कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या है। फिर वो गाड़ी से उतरेगा और जिस जिस जगह फॉल्ट है वो फॉल्ट आपको उधर ही बताएगा कि ये फॉल्ट है, और फिर वो ठीक करके भी आपको गाड़ी देगा। कराची में होते हैं वो कराची में होता है और सही। नाबीना है। सही। इनके दूसरे नाबीना भाई जो हैं वो इंडिया में जाके परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब सही। इतना अच्छा गाते हैं वो। तो इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ हैं सही। और वो मेरी तीसरी किताब उन्हीं पे मुश्तमिल होगी। सही। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब हैं। कोई आप पैगाम, क्योंकि आप खुद एजुकेशन की बीट में आप रहे, क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को या हमारे सुनने वालों को, किस तरीके से निज़ाम जो है, क्योंकि निज़ाम ही की ख़राबी है जो हर चीज़ की बेसिक वजह है, किस तरीके से निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है कि जो है देखें, गवर्नमेंट को मेरे पैगाम से या मेरे किसी उस्ताद के पैगाम से भी कोई असर नहीं नहीं पड़ना, पढ़ना। उनका एक अपना सिलसिला है। हम्म। तो बेहतर यह है कि मैं जो मेरे बाद आएंगे, जी जी। जो आना चाहते हैं इस फील्ड की तरफ, उनके लिए पैगाम ये है कि बग़ैर मेहनत के शॉर्टकट में कुछ नहीं है, और बेहतर यह है कि आप मेहनत करें, सही। शॉर्टकट में कुछ नहीं। अच्छा, बसा औकात ये लगता है आपको कि आप मेहनत कर रहे होते हैं, उसका सिला नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने बेशुमार दफ़ा ये लिखा भी कि भाई इतनी ख़बरें होती हैं मेरे पास कि वक्त नहीं होता कि मैं उनको शाया कर सकूँ। एक आध दो की बाकी रह गई। सही। क्यों? मैंने एक अच्छा खासा वक्त फील्ड में गुजारा है, लोगों से राब्ते में रहा हूँ, इसलिए इतनी ख़बरें मिलती हैं। चूँकि मेरा शोबा जो है इसी के मुतालिक मैं बताऊँगा, बिल्कुल। तो इतनी ख़बरें होती हैं फील्ड में, इतना कुछ पड़ा हुआ है, शाया करने वाले लोग नहीं हैं। जबकि आप हर दूसरे साफ़ी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, यार ख़बर ही कोई नहीं है, आज ख़बर ही कोई नहीं है। तो फील्ड में नहीं गए, लोगों से राब्ते में नहीं है। बिल्कुल। और मेरे पास इतनी ख़बरें, मैं कहता हूँ यार 10 बंदे बैठे हों, मैं एक एक ख़बर बांट दूँ और एक खुद कर लूँ। वो आपकी बात से याद है, शहीद हमारे जो उस्ताद थे डॉक्टर यासिर रिजवी साहब, वो ये कहते थे कि अगर आप अच्छे सहाफ़ी बन जाएं तो ख़बर आपका पीछा करते हुए आप तक आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनको ये पता चल गया है कि अज़मत के पास टाइम नहीं होता, और कोशिश करें कि यार इसको ख़बर ना बना के भेजें, तो मैं उसमें से कुछ चीज़ें सेट करके लगा दूंगा। अभी जामिया कराची से एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार 5 ख़बरें हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम छुट्टियां गुजार के आए हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही लिख के ना तुम्हें भेज देता हूँ, फिर सेट कर लेना। मैंने कहा जी ये आप करेंगे तो खबर लग जाएगी, वरना टाइम आपको पता है कम है और डेली एक एक्सक्लूसिव खबर देनी है, तो फिर आपकी 5 जो हैं वो 5 हफ्ते लग जाएंगे। सही सही। तो खबरें तो ज़ाहिर होंगी। मैंने 10 साल सुबह उठा, फील्ड में चला गया, शाम को वापस आया, डायरेक्ट दफ्तर गया, रात 2 बजे घर गया, सुबह 8-9 बजे फिर फील्ड में गया। तो इस तरह से मैंने 10 साल अपने दायरे में गुजारे। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे एक दोस्त थे, अभी वो आप भी उनको जानते हैं, अरशद यूसुफ ज़ई जी जी। जब वो उनको मैं अपने अखबार में लेके आया था तो उनका पहली खबर थी। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा अरशद आप सुबह उठें, फील्ड में चले जाएं, खबरें आपका पीछा कर देंगी। आज वो मुझसे भी आगे एक बड़े अखबार में बैठे हुए हैं और ख़बरें उनका पीछा करती हैं। इंग्लिश रोज़नामे में होता है, इंग्लिश रोज़नामे में, तो वो जिक्र करते हैं हर जगह बैठे हुए कि यार इसकी वो बात मुझे काम आ गई। तो आप मेहनत करते हैं, खुदा आपको उसका सिला देता है। हम भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतने मसरूफ़ तरीन वक्त में से जो है वो हमारे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, और हम आपको एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पे ज़हमत देंगे वो आप, ताकि आप आएँ और जो तालीमी मसाइल हैं उन पे हमसे बात करें। नाज़रीन, ये थे अज़मत ख़ान साहब जो हमसे बहुत अहम मौज़ूआत पे बात कर रहे थे। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।